हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग पढ़ो। तो आज हम एमपीपीएस मेंस एग्जामिनेशन का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, इसलिए हमें इन सारे के सारे टॉपिक्स की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम परिभाषित कैसे करेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, यानी कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं और जो डाइजेस्ट हो चुका होता है उसे हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज में पहुंचाती है। उन टिश्यूज में कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं जिनके कारण एनर्जी बनती है और वह एनर्जी रिलीज होती है। फिर इस एनर्जी को हम अपने अलग लाइफ प्रोसेसेस में कैरी करने में उपयोग करते हैं। अगर इसे ही थोड़े और टेक्निकल भाषा में समझा जाए तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ food substances within the tissues to form carbon dioxide, water and the consequent release of energy। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टर्म समझते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन का अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है, एज अ कॉन्सिक्वेंस वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके कारण एनर्जी जनरेट हो रही है। एंड द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर carbon dioxide and water. This is one of the equation for respiration. This is not the only respirations equation. हम और भी equation आगे देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। Now friends, what are the types of respiration? तो देखिए, respiration को हम basically दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, aerobic respiration और anaerobic respiration। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो देखिए, हम इन्हें एक एक करके अब अगले स्लाइड में देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, दैट इज रेस्पिरेशन which uses oxygen is called as aerobic respiration. So this is the simplest definition। ये सबसे साधारण भाषा में एरोबिक रेस्पिरेशन की व्याख्या है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और कंप्लीट ब्रेक डाउन के बाद वह ग्लूकोज बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। देखिए, ये जो एनर्जी होती है दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है, और ये जो इक्वेशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही एग्जाम के पर्पज से अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन में असल में होता क्या है। देखिए, जब हमारा खाना पच जाता है उसे हमारी बॉडी एसिमिलेट करती है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा। एसिमिलेट करना मतलब जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो फूड के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियेज, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते टू वेरियस टिश्यूज। अब इन टिश्यूज में जाने के बाद क्या होता है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेस्पिरेशन। टिश्यूज में पहुंचने के बाद उस फूड का क्या होता है वह हम रेस्पिरेशन में देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण वो जब सेल में पहुंचता है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के भीतर एक प्रक्रिया होती है जहां पर इस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ध्यान देने की आवश्यकता है, यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट और पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। लेकिन अब यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं होती है। द पायरुवेट विच इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नॉट येट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। अब इसे और भी ब्रोक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और यह प्रक्रिया होती है हमारे सेल के एक और ऑर्गेनल में जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जो पहली प्रोसेस है यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में होती है उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, जबकि जो दूसरी प्रक्रिया है यानी कि पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वह प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना आवश्यक है। वी विल नाउ सी एनारोबिक सॉरी, there is a mistake, so it is anaerobic respiration। we will now see anaerobic respiration। देखिए, anaerobic respiration में आप नाम से समझ चुके होंगे अब तक कि ऑक्सीजन का उपयोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस में नहीं होता है, और यह जो प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की कुछ प्राणियों में होती है, जैसे कि यीस्ट और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया। जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन इन यीस्ट। यह एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाओं में से एक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस क्या होती है,
तो जो पहला पार्ट है यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट होना ग्लूकोज का, दिस इज सेम, दिस प्रोसेस ऑलवेज अकर्स इन एनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसके कारण यहाँ पर जो पायरुवेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और पार्शियल ब्रेकडाउन के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं आपके इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। दिस एनर्जी इज अगेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो पहली प्रोसेस है वो पिछली एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही साइटोप्लाज्म में होती है, और जो दूसरी प्रोसेस होती है जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है और ATP जनरेट कर रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और यह उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। इन दोनों में तथ्यात्मक रूप से यही अंतर है। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमंस में भी होता है, पर कुछ स्पेशल कंडीशन में। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में जो हमारे मसल्स के टिश्यूज हैं वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उस स्थिति में जो ग्लूकोज है वह तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होकर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी निकलती है। व्हेन दिस प्रोसेस अकर, यह प्रक्रिया होती कब है? यह प्रक्रिया तब होती है जब ह्यूमंस आर डूइंग विगरस एक्सरसाइज, यानी कि जब हम कुछ थकाने वाली एक्सरसाइजेस या कोई थकाने वाली क्रिया कर रहे होते हैं, उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे मसल टिश्यूज के भीतर होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यह जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इससे हमारे बॉडी में क्रैम्प्स बन जाते हैं। खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को मोस्टली होते हैं जब वो काफी लंबे समय तक खेलते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आता है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल टिश्यूज में बिकॉज ऑफ द विगरस एक्सरसाइज विच वी आर डूइंग, जिसके कारण क्रैम्प्स होने लगते हैं। मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, और ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज is converted into pyruvate in the cytoplasm. This process is common for both aerobic respiration and non-aerobic respiration. When this process is further carried, इस जब यही प्रोसेस आगे बढ़ती है तो यह टेक प्लेस करती है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पायरुवेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, प्लस एनर्जी तो बनती ही है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब इथोनल बनता है, और इथोनल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। जो ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है। यहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, जो कि हमने अपने पिछले स्लाइड में समझाई है। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज टू बी अंडरस्टूड। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, दैट इज ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन को हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ग्लूकोज है C6H12O6। इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पायरुवेट में। ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3। देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम और जो पायरुवेट है वहां पर 3 कार्बन एटम है। अब यही पायरुवेट जब सिंगल कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 में सिर्फ एक ही कार्बन एटम होता है, तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब यही पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल इथोनल में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो 2 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं C2H5OH को ही हम इथोनल कहते हैं, तो इथोनल में 2 कार्बन एटम है, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड द थर्ड प्रोसेस विच इज अकरिंग इन द मसल टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें जो लैक्टिक एसिड बनता है वो भी 3 कार्बन एटम का ही बनता है। तो पायरुवेट खुद ही एक 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, और जो लैक्टिक एसिड है वह भी एक 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। तो आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, ग्लूकोज को हमारे कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु से मिलकर बना है, पायरुवेट जो है वह 3 कार्बन अणु से मिलकर बना है। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रोसेस होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है CO2 में एक ही कार्बन अणु होता है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आगे की प्रोसेस होती है तो इथोनल बनता है, जिसे हम C2H5OH कहते हैं, जो 2 कार्बन अणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार जब ह्यूमन बॉडी में मसल टिश्यूज में विगरस एक्सरसाइज के समय एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उस समय लैक्टिक अम्ल बनता है, एक 3 कार्बन अणु का
मॉलिक्यूल है। मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर थिंग विच इज एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वह ज्यादा मात्रा में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होती है। फ्रेंड्स, अब हम एक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखिए, इस टॉपिक को हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम हमने पहली बार दिया है। तो ये होता क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ग्लूकोज है उसे पायरुवेट में कन्वर्ट होना और उसके बाद चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो या लैक्टिक एसिड हो, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे हमेशा सेल में होती है, कोशिका में ही यह प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अब हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन इट? तो cellular respiration is the process of respiration by which the chemical energy of food is released and partially captured in the form of ATP। देखिए, यहाँ पर समझने वाला जो वाक्य है वह यह है कि हमारे जो फूड कंपोनेंट हैं, जो डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट हैं, उनके भीतर की जो केमिकल एनर्जी है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको पार्शली हम कैप्चर करते हैं। पार्शली हम कैप्चर इसलिए करते हैं, देखिए पार्शली कैप्चर मतलब टेम्परेरी रूप में उसको हम कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये टेम्परेरी रूप में हम स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि वह एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें तुरंत ही किसी दूसरी प्रक्रिया को करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दौड़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो या कोई और भी क्रिया कर रहे हो, आपको वो क्रिया करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो यह जो एटीपी है यह तुरंत टूट कर उस क्रिया को निभाने में समर्थ हमें बनाती है। Therefore, the chemical energy of the food is released and partially captured in the form of ATP and this process is called as cellular respiration। देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट है। हमने अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि सेल्स में सिर्फ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और वह सारे के सारे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के, प्रोटीन के, और ये सारे के सारे कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन सेल में होता है। लेकिन हमने उदाहरण के तौर पर केवल ग्लूकोज को पिछले एग्जाम्पल में समझाया था, जबकि असल में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स का सबका ऑक्सीडेशन होता है। इन सबसे केमिकल एनर्जी को रिलीज किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है। सो वी कैन से दैट cellular respiration is nothing but the process of conversion of chemical energy of food to adenosine triphosphate, which is also known as the energy currency of cell। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, हमने अपना पिछला एग्जाम्पल देखा है। तो जो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लूकोज का उदाहरण समझा। इसी प्रकार फैट, कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार के फूड जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट कॉन्सेप्ट इज एटीपी। इट इज अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट और इसके एग्जाम में आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। तो हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। और अब एटीपी होता क्या है? तो एटीपी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है which is responsible for driving nearly all cellular mechanisms and processes in living organism। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी सेल्स के भीतर मैकेनिज्म होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे जो भी प्रोसेस होती हो, चाहे वह हार्ट बीट हो, चाहे वह वॉकिंग हो, कोई भी प्रोसेस होती है, उन सभी के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसे ही हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। सो इट इज अ फैक्ट विच इज वर्दी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो एटीपी होता है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और यह मिलके बना होता है एडीपी से, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से, जो कि एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। यह जो एटीपी है यह ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, किसी के भी सेल में पाया जाता है। सो इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स और इसका जो फंक्शन होता है यह करता है एनर्जी को स्टोर और फिर जब जरूरत पड़ती है सो इसी एनर्जी को सप्लाई करने में भी यह करता है। देखते हैं अब हम कि एटीपी बनता किस प्रकार से है। Now we will see how the ATP is formed in our body। ATP is produced during cellular respiration। Cellular respiration हम समझ ही चुके हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। In this cellular respiration हम यह भी समझ चुके हैं कि it occurs in the cytosol and the mitochondria of a cell। Cytosol is nothing but the cytoplasm। तो अब हम यह देखते हैं कि ATP जो है वह बनता कैसे है, यानी कि जो एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म है वह होता कैसे है। तो देखिए, हमारी सेल के भीतर एक और मॉलिक्यूल होता है, एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ऑर्गेनिक फॉस्फेट जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन से प्राप्त एनर्जी से मिलते हैं तो यह बनाते हैं एटीपी, और जो एटीपी है यह स्टोर करता है एनर्जी को।
इसका ठीक उल्टा होता है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी अपने आप को ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज करता है फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। तो यह प्रोसेस भी ठीक इसका उल्टा है। एटीपी विल बी ब्रोकन इनटू एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड the inorganic phosphate. Thereafter the energy is released. तो आप देख सकते हैं this is the complete mechanism of how the ATP is made in our body. So friends, this is all for today's lecture. आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। So thank you for watching, and if you have any question you may feel free to discuss it in the comment section. Thank you.